हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम क्लास 7 की मधुप हिंदी पाठमाला से पाठ 3 तारों की दुनिया में चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं जयंत विष्णु नारलीकर। खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने पर भी कुछ समय तक आकाश पर हल्का सा प्रकाश छाया रहता है। जब वह प्रकाश भी लुप्त होने लगता है, तब क्रमशः तारे आकाश के पर्दे पर दिखाई देने लगते हैं। वह कहाँ से आते हैं? तो लेखक यहाँ कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद खुले आकाश में हमें तारे दिखाई देते हैं, लेकिन ये तारे आते कहाँ से हैं? तारे किसी एक जगह से नहीं आते हैं और ना ही वह एकाएक आकाश में प्रकट होते हैं। वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं, पर सूर्य की चमक दमक के आगे उनकी चमक फीकी पड़ जाती है और वे दिन में दिखाई नहीं देते। इतना ही नहीं, चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि तारे जो हैं वो किसी एक जगह से नहीं आते और ना ही अचानक प्रकट होते हैं। वे तो हमेशा ही अंतरिक्ष में ही रहते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में हम उन्हें देख नहीं सकते। सूर्य तो दूर की बात है, चंद्रमा के प्रकाश में भी कई तारे हमें दिखाई नहीं देते। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है, केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है। जैसे 100 वाट पावर के बल्ब को 1 फुट की दूरी से देखने का अगर हम दुस्साहस करें तो आंखें चकाचौंध हो जाएगी। तारे भी सूर्य की तरह या उससे अधिक प्रकाशवान हो सकते हैं। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य जो है वह हमसे निकट है, जिसके कारण हमें सबसे अधिक प्रकाशवान या चमकता हुआ सूर्य ही दिखाई देता है। जैसे किसी 100 वाट पावर के बल्ब को सामने से देखें तो हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है, वैसे ही सूरज की रोशनी से भी होती है। किंतु वही बल्ब 100 मीटर की दूरी से देखने पर कितना तेज लगेगा। इसी प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई तारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वे मंद लगते हैं। और चंद्रमा का प्रकाश भी खुद उसका अपना नहीं है, बल्कि सूर्य का बिखराया प्रकाश है, सूर्य से ग्रहण किया प्रकाश है। तो जिस बल्ब को सामने से देखने पर हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है, उसी बल्ब को यदि हम दूर से देखें तो उसका उतना प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। वैसे ही तारे भी होते हैं। कई तारे सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान हैं, लेकिन दूर होने के कारण वे हमें कम प्रकाशवान लगते हैं। और जो चंद्रमा है, उसमें भी अपना कोई प्रकाश नहीं, बल्कि सूर्य के प्रकाश से ही वह हमें प्रकाशवान लगता है। प्राचीन काल से तारों का अध्ययन करने वालों ने कई महत्वपूर्ण बातें देखी। उन्होंने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूर्व से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं, पर एक तारा ऐसा है जो कक्ष में घूमने के बजाय स्थिर नजर आता है। वही है ध्रुव तारा, जिसको हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। पुराने ज़माने में जो लोग तारों का अध्ययन करते थे, उन्होंने पाया कि बहुत से तारे सूर्य की तरह पूर्व दिशा से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते थे। पर एक ऐसा तारा है जो घूमने के बजाय हमेशा स्थिर नजर आता था। वह है ध्रुव तारा। इसी वजह से हमारी पौराणिक अर्थात पुरानी कहानियों में इस तारे को बहुत महत्व दिया गया है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा थे उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि उन्हें प्रिय थी। तो एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने उन्हें वहां से हटा दिया। इस घटना से क्षुब्ध होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। आखिर भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहां से उसे हटाया ना जा सके। वह ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम पड़ता है। तो इस घटना से दुखी होकर ध्रुव ने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान से वर स्वरूप उन्होंने ऐसे स्थान की मांग की जहां से उसे हटाया ना जा सके। यही कारण है कि ध्रुव जो तारा है वह आज भी एक ही स्थान पर अटल है।
तो यह घटना एक पौराणिक मान्यता है ध्रुव तारा के विषय में। किसी खास प्राकृतिक घटना को जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता, ऐसी घटनाओं को लोक कथाओं में गढ़ लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता जाता है, कारण मीमांसा भी आगे चलकर हो ही जाती है और फिर लोक कथा केवल एक मनोरंजक कहानी के रूप में ही रह जाती है। तो जिन घटनाओं का कारण विज्ञान के पास नहीं होता, ऐसी घटनाओं को लोक कथाओं में गढ़ लिया जाता है। पर जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता है और घटनाओं के कारणों को जानने लगता है, तो यह लोक कथाएं मनोरंजन कहानियों के रूप ले लेती है। 2000 साल पहले यूनानी निरीक्षकों की यह धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में फैला हुआ है और यह गेंद एक धुरी पर घूमती है। इस धारणा के अनुसार तारे इस गेंद पर चिपके प्रकाश स्रोत हैं जो गेंद के साथ साथ घूमते हैं। ध्रुव तारा गेंद की धुरी पर होने के कारण नहीं घूमता। एक गेंद को किसी भी व्यास के चारों ओर घुमाकर देखो, गेंद की सतह पर दो बिंदु ऐसे मिलेंगे जो सदा स्थिर रहते हैं। तो 2000 साल पहले यूनानी खोजियों ने यह धारणा रखी कि यह जो ब्रह्मांड है वो एक गेंद के रूप में फैला हुआ है और घूम रहा है और इसी के साथ तारे जो हैं वो चिपके हुए हैं और इसके जो बीच में ध्रुव तारा है जिसके कारण वो कहीं घूमता नहीं है। बाकी सभी तारे घूमते रहते हैं और जो बीच वाला है वो स्थिर रहता है। तो इस तरीके की धारणा थी। 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिर्विद आर्यभट्ट ने इस धारणा का खंडन किया था। अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में उन्होंने यह दलील दी, जिस प्रकार नदी के तट पर स्थित वस्तुओं, पेड़, मकान आदि को नाव में बैठे व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते देखता है, उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से देखने पर पश्चिम दिशा में जाते दिखाई देते हैं। इसीलिए आर्यभट्ट का यह दावा सही है कि ब्रह्मांड के तारे स्थिर हैं और हमारी पृथ्वी ही अपनी उत्तर दक्षिण धुरी पर घूमती है। तो इस गेंद वाली धारणा को 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने इसका खंडन किया। साथ ही अपने आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है उसमें लिखा कि जिस प्रकार एक नाव में बैठा व्यक्ति अपने आसपास स्थित पेड़ पौधों को उल्टी दिशा में जाते हुए देखता है, उसी प्रकार ये जो तारे हैं वो स्थिर हैं, लेकिन पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की धुरी पर घूमने के कारण वो तारे हमें पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। घूमती पृथ्वी से देखने पर भी तारे घूमते नजर आते हैं, लेकिन तत्कालीन एवं आर्यभट्ट के बाद के विद्वानों ने सही दलील का समर्थन नहीं किया और दुर्भाग्य से इस विचारधारा को 10 शताब्दियों तक उपेक्षित रहना पड़ा। 16वीं सदी में कोपरनिकस के विचारों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे स्थिर पृथ्वी की कल्पना दोलायमान होती गई। घूमती पृथ्वी पर जो आर्यभट्ट ने अपने विचार रखे थे, उसको समर्थन ना ही उस समय के विद्वानों ने दिया, ना ही 10 शताब्दी तक किसी ने इसका समर्थन किया। 1 शताब्दी का अर्थ है 100 साल, यानी कि 10 शताब्दी का अर्थ होता है 1000 साल, यानी कि 1000 साल तक लोग इस अंधविश्वास में बैठे रहे कि पृथ्वी नहीं घूमती बल्कि तारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस के विचारों से प्रभावित होकर धीरे धीरे लोगों की यह कल्पना बदलने लगी। आज हम यह जानते हैं कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है और यह धुरी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर है। हाँ, इस लट्टू के उदाहरण में एक और तथ्य भी छिपा है। जब तुम एक लट्टू को घुमाते हो तो क्या उसकी धुरी स्थिर रहती है? नहीं, वह भी धीरे धीरे शंकु बनाते हुए घूमा करती है। इसी तरह पृथ्वी की धुरी भी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, वह भी धीरे धीरे घूमती हुई लगभग 20,000 वर्षों में एक चक्कर पूरा करती है। तो इस तरह हमने जाना कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह घूमती है और उसके बीच में है, अर्थात उसकी धुरी में है ध्रुव तारा, जो कि घूमता नहीं, इसलिए हमें वो स्थिर दिखाई देता है और बाकी का भाग हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। लेकिन लट्टू की भी बात करें तो लट्टू भी जब घूमता है तो शंकु बनाते हुए वो घूमता है, जिसकी वजह से यह पता चलता है कि पृथ्वी की जो धुरी है वो भी स्थिर नहीं है, वह भी धीरे धीरे घूमती है और 20,000 सालों में वह एक चक्कर पूरा करेगी।
इसका मतलब यह हुआ कि सर्वदा यह धुरी ध्रुव तारे की ओर नहीं रहेगी। करीब 5000 वर्ष पहले पृथ्वीवासियों को ध्रुव तारा भी घूमता नजर आता होगा, क्योंकि उस समय अटल स्थान था थुबैन तारा का। इसी प्रकार भविष्य में 11000 वर्षों के उपरांत ध्रुव के बजाय वेगा अटल तारा होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी पृथ्वी के लिए अंतरिक्ष का जो केंद्र ध्रुव तारा है, वह भी अगर शंकु बनाकर घूमेगी, तो इसका अर्थ होता है कि ध्रुव तारा भी स्थिर नहीं है। करीब 5000 वर्ष पहले पृथ्वीवासियों को ध्रुव तारा भी घूमता नजर आता होगा, क्योंकि उस समय जो धुरी थी वो था थुबैन तारा। तो इसी प्रकार भविष्य में 11000 वर्षों के उपरांत हमें ध्रुव तारे के बजाय वेगा तारा जो है वो हमें स्थिर दिखाई देगा और बाकी घूमता हुआ नजर आएगा। यदि हम आकाश के तारों को ध्यान से देखें और कई महीने अपने निरीक्षणों को जारी रखें, तो हमें एक और बात दिखाई देगी। वह यह कि सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारे की पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देगा, यानी तारों के पटल पर कुछ इने गिने अपवाद छोड़कर सभी तारे स्थिर रहते हैं। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण यह तारा पटल पूर्व से पश्चिम को सरकता नजर आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ तारों को छोड़कर ज़्यादातर जो तारे हैं वो स्थिर रहते हैं। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण वो हमें घूमते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वह स्थिर रहते हैं। जो इने गिने अपवाद हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लैनेट यानी घुमक्कड़ कहा, क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। तारापटल पर या सूर्य की दिशा से तुलना करने पर ग्रह कभी आगे कभी पीछे जाते दिखाई देते हैं। तो यूनानी निरीक्षकों ने उन तारों को जो कि स्थिर नहीं रहते हैं, जिनकी गति बनी रहती है, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, ऐसे तारों को उन्होंने प्लैनेट या घुमक्कड़ कहा, क्योंकि इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। और सूर्य की दिशा से तुलना करने पर भी ये ग्रह कभी आगे कभी पीछे दिखाई देते हैं। ग्रहों की विचित्र गति देखकर सामान्य मानव ने यह धारणा बना ली कि इन ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है, जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते हैं। फिर इसी धारणा ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया। यदि ग्रहों में कोई खास शक्ति है, तो हो सकता है कि उसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता हो। इस प्रकार की कल्पना से मानव मन को लगने लगा कि उसके जीवन का नियंत्रण इन ग्रहों के प्रभाव से होता है। ग्रहों की विचित्र गति को देखकर लोगों को ये लगने लगा कि इन ग्रहों के पास अपनी कोई विशेष शक्ति है, और कहीं ना कहीं ये ग्रह लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, और इसके फलस्वरूप ही ज्योतिष विद्या का जन्म हुआ, और इसमें लोग अपने भाग्य और अपने भविष्य को देखने लगे। ग्रहों के घूमने की पहली सूची 17वीं सदी में जब योहान केपलर ने ग्रहों के निरीक्षणों का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते, बल्कि वे नियमित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अपने 3 नियमों द्वारा केपलर ने ग्रहों की गति का पूरा विवरण दिया, और उसी सदी में आइजक न्यूटन ने उन तीनों नियमों का संबंध सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जोड़ा। तो 17वीं सदी में योहान केपलर ने ग्रहों का निरीक्षण कर यह विश्लेषण निकाला कि ये जो ग्रह हैं ये मनमाने नहीं भटकते हैं, बल्कि सूर्य की कक्षाओं में एक नियमित दिशा में घूमते हैं। और इसी को सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम से जोड़कर दिखाया। इस प्रकार अब हम जानते हैं कि ग्रह शक्तिमान एवं स्वेच्छाचारी न होकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियमित कक्षाओं में घूमते हैं। अतः जिस भ्रामक धारणा ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया, उसका अब कोई सबूत नहीं रहा। तो इस तरह से अब हम जानते हैं कि ग्रह जो है अपनी कक्षाओं में नियमित गति से घूमते हैं, और जिस धारणा ने ज्योतिष को प्रोत्साहित किया था, ज्योतिष विद्या को जिसकी शुरुआत हुई थी, जिस गलत धारणा से, जिस भ्रमित धारणा से, उसका अब कोई सबूत नहीं रहा है। ग्रह और तारों का फर्क स्पष्ट हो चुका है। हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे काफ़ी निकट हैं, परंतु तारों की भांति स्वयं प्रकाशित ना होने के कारण उन्हें और दूसरे तारों के ग्रहों को देखना मुश्किल है। यह संभव है कि अन्य तारों की भी ग्रहमालाएं हों। ग्रह पास है, तारे दूर हैं, लेकिन ये दूरियां हैं कितनी लंबी।
तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह हैं वो बाकी तारों की अपेक्षा काफ़ी निकट हैं, किंतु उन ग्रहों के पास अपनी प्रकाश नहीं है। और हो सकता है कि जो दूर तारे हैं जिनके पास अपनी प्रकाश है उनकी अपनी कोई ग्रहमाला हो। लेकिन ये ग्रह और जो तारे हैं ये हमसे कितनी दूर है, इसे हम कैसे जानें? सन 1838 में बेसल नामक एक जर्मन ज्योतिर्विद ने तारों की दूरियां नापने के लिए पैरेलेक्स विधि को सफलतापूर्वक अपनाया। इस विधि से आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां आज हम नाप सकते हैं, किंतु आकाश में हम जिन तारों को अपनी आंखों से देख पाते हैं उनमें से अधिकांश तारों की दूरियां इतनी अधिक है कि उन्हें मापने के लिए पैरेलेक्स प्रणाली भी कामयाब नहीं होती है। आज ऐसी स्थिति है कि जो तारा हम देख सकते हैं उनकी दूरी पैरेलेक्स विधि से नहीं नाप सकते, और जिसकी दूरी हम नाप सकते हैं उसे देख नहीं सकते हैं। तारों और ग्रहों की दूरियों को नापने के लिए सन 1838 में बेसल नामक एक जर्मन ज्योतिर्विद ने एक विधि निकाली जिसका नाम था पैरेलेक्स विधि। इसके माध्यम से आसपास के 700 तारों की दूरियों को आज हम नाप सकते हैं। लेकिन आकाश में जिन तारों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उनमें से अधिकांश तारे हमसे इतने दूर हैं कि पैरेलेक्स विधि वहां काम नहीं करती, वो कामयाब नहीं होती। और आज की स्थिति यह है कि जिन तारों को हम देख सकते हैं हम उन्हें पैरेलेक्स विधि से नाप नहीं सकते, और जिसकी दूरी हम नाप सकते हैं हम उसे देख नहीं सकते। तो बच्चों, इस पाठ में हमने ग्रहों, तारों तथा पृथ्वी के गति के बारे में जाना, ग्रहों तथा तारों से संबंधित खोजों तथा खोजकर्ताओं के बारे में जाना, साथ ही पौराणिक मान्यताओं, रूढ़ियों, अंधविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच समानता व अंतर को पहचाना। तो यह हमने पढ़ी तारों की दुनिया में वैज्ञानिक लेख। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कहीं समस्या हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।